एक निर्वाचित चुने हुए देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिसको पूरे देश की जनता पसंद करती है, अरविंद केजरीवाल को सुनो केजरीवाल कह के संबोधित किया। इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए करना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ जी भले ही दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनकी भाषा चौराहे छाप नेता की है। वो एक चौराहे छाप नेता की भाषा बोल रहे हैं। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस कोरोना प्रबंधन की वो बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के कुप्रबंधन की एकमात्र जीवित स्मारक अगर कोई हिंदुस्तान में है तो उसका नाम है आदित्यनाथ। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, नदी के घाट पर, प्रयागराज हो, गाजीपुर हो, कानपुर हो, बलिया हो, लाशें सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे। ये उसके दृश्य हैं, लोग भूले नहीं हैं। ये उसके दृश्य हैं। ये कोरोना कुप्रबंधन के दृश्य हैं। लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, लोगों को दवाएं नसीब नहीं हुई, लोगों को बेड नसीब नहीं हुआ, यहां तक कि शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश का पत्रकार, मीडिया जगत, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है। जजों तक को ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई। आगरा की वो घटना जिसमें एक पत्नी, एक बेबस पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे लाशों को, पूरी दुनिया ने देखा। लोग भूले नहीं हैं। कोरोना के कुप्रबंधन की हालत यह थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीमीटर जो 800 रुपए का आता है, 5000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया। 8 लाख का बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। शमशान में दलाली खा रही थी आदित्यनाथ जी की सरकार, कोरोना में घोटाले कर रही थी। और उन घोटालों के सारे कागजात मैंने लोकायुक्त को दिया। लोकायुक्त की जांच चल रही है जिस सरकार के खिलाफ कोरोना घोटाले में, वो दिल्ली की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। आपने कैसे 5 साल उत्तर प्रदेश को चलाया, हम भूले नहीं है। हम भूले नहीं है। ब्राह्मण समाज की एक बेटी खुशी दुबे जेल में आज भी 1.5 साल से सड़ रही है। हम भूले नहीं है प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था। हम भूले नहीं है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली क्या थी कि हाथरस की गरीब बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। मनीष गुप्ता का पुलिस वाले पीट पीट के उसकी हत्या कर देते हैं, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर देते हैं। हम भूले नहीं है ये सारी घटनाएं। इसलिए कोरोना की महामारी में आदित्यनाथ की सरकार सबसे फिसड्डी और फेल सरकार साबित रही है। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया, कोरोना का। ऑक्सीजन का इंतजाम किया, आईसीयू का इंतजाम किया, दवाओं का इंतजाम किया, प्लाज्मा थेरेपी कराई। ये सारा कुछ मैनेजमेंट करके पूरी दुनिया में जिस सरकार की तारीफ हो रही है कोरोना मैनेजमेंट में, उसकी आलोचना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सदन के अंदर कर रहे हैं। संसद का नियम होता है कोई भी सदस्य किसी राज्य सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। कोई आलोचना कर रहा होता है तो खुद सभापति जी उसको रोकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सदन के उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक राज्य सरकार की आलोचना अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप कहां थे कोरोना के काल में?
कोरोना की महामारी में जब लाखों लोग मर रहे थे, जब उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही थी, नदी के घाट पे लाशें पड़ी हुई थी, आप कहां थे? आपको मैं याद दिलाता हूं, आप बंगाल के चुनाव प्रचार में थे और आप भाषण दे रहे थे, पीछे तक पीछे तक पीछे पीछे तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके कोरोना फैलाने वाले व्यक्तियों में आप थे। आपने कोरोना को रोकने या कोरोना के प्रबंधन के लिए कोई काम हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए कोई काम नहीं किया, और यह आपका गुनाह देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिस जनता ने खून के आंसू रोए हैं, वो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए इस प्रकार की बातें करके आप एक मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम कीजिए, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी, जवाब देगी अपने वोट की ताकत से। मुझे यही कहना था। आज मैं नोएडा और दादरी दो विधानसभाओं में, चूंकि प्रचार का अंतिम दिन है, जाऊंगा। पंकज अवाना जी हमारे नोएडा से प्रत्याशी हैं, जिनको सभी वर्गों का वोट मिल रहा है और इनकी जीत का मार्ग लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाली 10 फरवरी को नोएडा की जनता इनको जिताने का काम करेगी, झाड़ू पर बटन दबाकर। दादरी की सीट, जेवर की सीट, इन सीटों पर भी अच्छा जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि हम खुलेआम कह रहे हैं, हम मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली बगल में है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सेवाएं केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दी है, उसका एक व्यापक असर एनसीआर के क्षेत्र में है। यहाँ के लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आना जाना है, उनको जानकारी है दिल्ली के बारे में, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नोएडा, जेवर, दादरी, गाजियाबाद की जो सीटें हैं, यहाँ पर एक व्यापक और अच्छा असर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, और आम आदमी पार्टी की सीटें हम लोग यहाँ से जीतेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र जादौन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, नोएडा से हमारे प्रत्याशी पंकज अवाना जी हैं, यहाँ की प्रभारी मीनाक्षी जी हैं, और केपी सिंह जी हमारे लोकसभा के कैंडिडेट रहे हैं नोएडा से 2014 में। बताइए। सर, सवाल ये है कि जैसे आपने कहा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, सुनो केजरीवाल करके, तो केजरीवाल जी के भी ट्विटर हैंडल से सुनो योगी करके, आप इसका समर्थन? बिल्कुल ऐसे ही बोलना चाहिए, 100% ऐसे बोलना चाहिए। तो क्या मतलब? क्योंकि अगर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री ये कहेगा गर्मी उतार देंगे, ठोक देंगे, पटक देंगे, उल्टा लटका देंगे, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है? आप कोई तानाशाह हैं? आप हिटलर हैं हिंदुस्तान के? अगर ऐसी भाषा बोलोगे तो ठीक इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ठीक से बोलना सीखो, तमीज से बोलना सीखो। एएनआई का वीडियो आज भी पूरी दुनिया में घूमता रहता है। बताइए, ऑन कैमरा गाली बक रहे हैं मुख्यमंत्री? एएनआई का वो वीडियो पूरे दुनिया में घूमता है। तो इसलिए उनको सही भाषा सिखाने के लिए इसी भाषा में जवाब देना जरूरी है। सांसद जी, क्या बताइए, दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल पास था, केजरीवाल जी वहां पे थे, तो पूरे चुनाव में वो गौतम बुद्ध नगर क्यों नहीं आए? देखिए, मैं इसका जवाब कई बार दे चुका हूं, फिर से दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। हमारे पास सीमित संसाधन है और हर राज्य में अलग अलग नेताओं की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में मुझे जिम्मेदारी दी है। 2 साल से मेरे ख्याल से कोई कमी आपने देखी नहीं होगी आज तक। 21 मुकदमे लिखे हैं बाबा जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह लगाया है, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे 60 पुलिस वालों को भेजा था, 150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में गिरफ्तार किया था। तो मैं दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। बीच बीच में जब भी मौका लगता है, केजरीवाल जी अयोध्या भी आए, मेरठ भी आए, अभी लखनऊ में उन्होंने एक बड़ी रैली की। जैसे ही पंजाब के चुनाव प्रचार से खाली होंगे, तुरंत फिर यूपी के प्रचार में लगेंगे। हमारे पास सीमित संसाधन है और जितनी हमारी लीडरशिप है वो दिन रात मेहनत कर रही है। पंकज अवाना जी के लिए केजरीवाल जी ने बाकायदा वीडियो बना के अपील की है लोगों से। अब तकनीक का माध्यम है, वर्चुअल रैलियां भी हो रही है, उसके माध्यम से IVR भी उन्होंने पंकज अवाना जी के लिए बनाया है, बाकी प्रत्याशियों के लिए भी बनाया है, उसको हम प्रचारित कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। आप अपने समय को महत्व देते हैं, मीडिया के समय को कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। आप 1 घंटा लेट हुए, हर बार जनता के बीच में जाते हैं तब भी लेट जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अब आप एक दिन मेरे साथ रहेंगे तो आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपकी बात बिल्कुल सही है, सबके समय का ध्यान रखना चाहिए। आज एक महत्वपूर्ण सवाल मैंने
सदन के अंदर लगा रखा था, जिसकी वजह से मुझे आने में लेट हुआ। वहाँ भी मुझे जाना पड़ा। आपका गुस्सा, आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ विनम्रता पूर्वक, एक दिन मेरे साथ रहेंगे, या जो पत्रकार मेरे बारे में जानते होंगे, जीवन का 1 मिनट बर्बाद नहीं करता हूँ और दिन रात लोगों के लिए काम करता रहता हूँ। 3 बजे रात को सोता हूँ, सुबह उठ के फिर से लोगों के लिए काम करता हूँ। इसलिए आप नाराज हो सकते हैं, मैं लेट से पहुंचा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में कम से कम कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैं खाली बैठा रहता हूँ या घूमता रहता हूँ या फर्जी नेताओं टाइप हूँ। यूपी में आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप इस समय मौजूदा वक्त? देखिए, ये तय करना उत्तर प्रदेश की जनता को है। मैं कोई भी फर्जी बड़बोलेपन का कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं और मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक हमारा वो है जो 300 यूनिट बिजली फ्री चाहता है, जो शिक्षा अच्छी चाहता है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी चाहता है, जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी चाहता है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री चाहता है, वो हमारा वोट बैंक है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है। 403 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संगठन पहली बार उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अंदर हमारी वाटर टेस्टिंग हुई, जिसमें हम 83 जिला पंचायत के सदस्य जीत के आए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमको वोट मिला। हमारे 40 लाख वोट पंचायत के चुनाव में आए। तो हमें समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को और मुझे उम्मीद है कि इस विधानसभा चुनाव में भी अच्छा वोट मिलेगा। आप कुछ पूछें। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर पार्टी फ्री की बात करती है। देश किस मोड़ पे जाएगा सर? हर चीज फ्री देंगे, कुछ ना कुछ मूल तो वसूला जाएगा ना उसका। बिल्कुल सही आपने कहा। देश किस ओर जाएगा आपको पता है? 10.5 लाख करोड़ रुपए आपका पैसा जो बैंकों में जमा था खाली कर लिया गया। किसका पैसा है? किसान का, मजदूर का, पत्रकार का, कर्मचारी का, व्यापारी का। कितना रुपया? 10.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, अभी बताऊंगा आपको। तो एक सेकंड मैं पूरा कर लूं। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। ये हर जगह मुझसे सवाल किया जाता है। 2 तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है जो उठा के एक साथ 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को दे देती है, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को दे देती है, 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी को दे देती है, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा को दे देती है, 90,000 करोड़ उठा के अडानी को दे देती है और कहती है बेटा भाग ले यहां से, आराम से जाकर लंदन में बैठ, मौज कर, हम हैं तेरे साथ। एक अर्थव्यवस्था ये है। दूसरी अर्थव्यवस्था है आप जनता के पैसे को जनता की सुविधाओं के लिए, सब्सिडी, छूट और फ्री के लिए उनको दें और उनके जेब में जो बचत हो वो बाजार की अर्थव्यवस्था में उसको खर्च करें। अगर किसी के घर में बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से बचत होती है तो वो उस पैसे को बाजार की अर्थव्यवस्था में खर्च करता है। नहीं तो दिल्ली का बजट घाटे का बजट होता है आपके हिसाब से। तो दिल्ली का बजट तो हिंदुस्तान का एकमात्र बजट है जो मुनाफे का बजट है। तो हम ये फ्री की सुविधाएं दे के आम आदमी को भी ताकतवर बना रहे हैं, छोटे व्यापारियों को भी ताकतवर बना रहे हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलायमान रखना चाहते हैं, उसको रोकना नहीं चाहते, उसको चंद पूंजीपतियों के कमरे में बंद नहीं करना चाहते। अब उनका सवाल आ जाएगा। आपका 2 हो गया, अभी फिर लूंगा आपका। बेरोजगारी को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है और रोजगार देने की दिशा में अब तक की सरकारों ने दुर्भाग्य से काम नहीं किया। और ये पिछले 5 वर्षों में अनुभव किया हम लोगों ने कि 14 भर्तियों के पेपर लीक किए गए। तमाम यहाँ पर जब भी रोजगार की बात करने के लिए नौजवान सड़कों पर निकला उसको पिटवाया गया। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड में आपने देखा कि 35,000 भर्ती के लिए 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और उसका रिजल्ट आया, उसमें भी गड़बड़ी होती है। और जब उस पर सवाल उठाते हैं तो घर में घुस घुस के मारते हैं। इसकी एक व्यापक नीति बनानी पड़ेगी 2 तरह से। एक तो नए उद्योग धंधों को लगा के रोजगार का विकास, और दूसरे जो सरकारी विभाग में पेंडिंग है भर्तियां, जो लंबे समय से भर्ती की नहीं गई है, उसको भरने की आवश्यकता है। इतने विद्यालय हैं, आपके पास शिक्षक नहीं है। इतने थाने हैं, आपके पास प्रॉपर सिपाही नहीं है, पुलिस वाले नहीं हैं। बहुत सारे विभाग हैं जहां पर अस्पताल हैं, आप चले जाइए, यहीं अस्पताल में टेक्नीशियन नहीं है, कहीं आईसीयू चलाने वाला नहीं है, कहीं पैथोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। तो भर्तियां हैं, उसको करने से नौकरियां दी जा सकती हैं। अगर आम आदमी पार्टी, आपने अभी कहा कि हमारे पास इतने साधन नहीं है, तो
तो यूपी तो दिल्ली से 4 गुना बड़ा है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप कैसे चलाएंगे? साधन मैंने पार्टी के लिए बोला भाई, यूपी के लिए नहीं। आप सुन नहीं पाए शायद। मैं सुन ली। अरे भाई आपका सवाल आ गया, मैंने सुन लिया, जवाब तो सुनिए। हाँ बताइए। दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, उत्तर प्रदेश का बजट है 5,80,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का खर्चा आता है 19,000 करोड़। अगर आप बिजली फ्री देते हैं तो 19,000 करोड़ रुपए उस बजट से निकाल के फ्री बिजली दे सकते हैं। नंबर 1। उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज बेरोजगारों की संख्या है 34 लाख। उनको अगर आप 5,000 रुपए जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक देते हैं तो प्रति माह का खर्चा होता है 1,700 करोड़ और साल का खर्चा होता है 20,400 करोड़। यानी जितना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया उतने पैसे मात्र में पूरे यूपी के बेरोजगारों को साल भर 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। तो इसलिए हमने जो कुछ भी कहा है, जो बातें आपके सामने की हैं, वो प्रॉपर रिसर्च के साथ। ये आम आदमी पार्टी है, ये भारतीय झूठा पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है। हमने वादे से ज्यादा काम करके दिल्ली में दिखाया। आपका अमित शाह का कहना है कि 2017 के चुनाव में जो संकल्प पत्र था उसमें 212 संकल्प थे, जिसमें से 92% हमने पूरा कराया। अब वो 92% कहाँ पूरा किया है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उसका जवाब दे दें, टीईटी पेपर जो लीक हुआ उसका जवाब दे दें, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, आज तक उन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं हुई, इसका जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश में 14 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्तियां निकली और उन सारी भर्तियों का आज तक क्या हुआ, क्या एक भी लड़के को नौकरी पर रखा गया, इसका जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आपने ठीक करने की बात की, आपके बगल में गृह राज्य मंत्री खड़ा होता है जिसकी गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिया जाता है, उसका जवाब दे दें। गरीब की बेटी हाथरस में रात में 2 बजे जला दी जाती है, उसका जवाब दे दीजिए। मनीष गुप्ता का प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर, खुशी दुबे आज भी जेल में क्यों है, बता दीजिए। आपने किस मुद्दे पे काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। किसानों के फसल के दाम की बात आप कर लीजिए, खाद के बोरी की बात आप कर लीजिए। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा। आप कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, 2800 शिक्षकों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया। आपने जबरदस्ती पंचायत के चुनाव में ड्यूटी लगाई, आपको रोका जा रहा था, अनुरोध किया जा रहा था कि पंचायत का चुनाव टाल दीजिए, नहीं किया आपने। तो इन सारे मुद्दों पे एक एक करके मेरे ख्याल से वो जवाब देंगे तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन गृह मंत्री जी ने मुगली घुट्टी 555 पी रखी है, जो बच्चे 1.5 साल में पीना छोड़ देते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम मुगलों से लड़ रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, मैं खोज रहा हूं 10 दिन से कोई मुगल मिल जाए हिंदुस्तान में, नहीं मिला आज तक मुझे। मुगली घुट्टी 555, बताइए आप, ऐसे गृह मंत्री बोलते हैं। वो जाके मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं दंगे याद हैं, दंगे याद हैं। आप बताइए, देश का एक गृह मंत्री जिम्मेदार पद पे होता है व्यक्ति, वो उसके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था होती है, वो दंगे याद दिला रहा है, लोगों को दंगे याद दिला रहे हैं। अरे स्कूल याद दिलाइए, अस्पताल याद दिलाइए। हमारे बच्चों को जूता नहीं मिलता है, स्वेटर नहीं मिलता, बैग नहीं मिलता, नमक रोटी खाने के लिए मिलती है मिड डे मील में, इसको याद दिलाइए ना, हिम्मत है तो। संजय जी, गन्ना खेतों में जला दिया लोगों ने, उनको गन्ने का दाम नहीं मिला, आप जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नकली मुद्दों पे कब तक हिंदुस्तान का चुनाव होगा। ये तो ऐसे चुनाव हो गया है, मुझे तो दुख होता है कि भाई तुमको मैं महंगाई से मारता रहूंगा, चिंता मत करना, मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं। तुम बेरोजगार रहो, तुम्हें लाठियों से पिटवाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कोरोना से मरते रहो, लाशें सड़ती रहेंगी, सिसकना मत, रोना मत, हम मुसलमानों को ठीक। ऐसे चुनाव होगा? ऐसे कब तक चुनाव होगा? और कब तक हम इनके नकली बातों में फंस के उत्तर प्रदेश को बर्बाद होते देखते रहेंगे? संजय जी, जो देश के अंदर राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि अपराधीकरण के कारण इस तरह की बातें देश के अंदर आ रही है? और अभी भी स्थितियां ये है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वह आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दे रहे हैं और जो धन बल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इस पे थोड़ा तीखा जवाब मैं दूंगा। किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात जो आपने पूछी है इसका सीधा जवाब ही देना चाहिए।
बिल्कुल आपने सही कहा, गुंडे अपराधी चुन के, माफिया चुन के विधानसभा में जाते हैं। भेजता कौन है? हम ही लोग भेजते हैं, जनता ही तो भेजती है। क्या हमें बताया नहीं जाता चुनाव आयोग के समय कि चुनाव आयोग की तरफ से कि किस नेता के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किसने हत्या किया है, किसने बलात्कार किया है, किसने डकैती की, किसने चोरी की है? बताता है चुनाव आयोग, कहता है विज्ञापन निकाल के बताओ, सबको बताया जाता है। बुरा मत मानिएगा। 20 करोड़ रुपए खर्च करके जो आदमी विधायक होगा वो रामायण की श्लोक और कुरान की आयत नहीं पढ़ेगा, वो 200 करोड़ रुपए बनाएगा, बेईमानी करेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं। हराएगा कौन? हमने एक विकल्प दिया है, अच्छे प्रत्याशी दिए हैं। हमारे प्रत्याशियों को देख लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, अधिवक्ता, पोस्ट ग्रेजुएट, हमारी प्रत्याशियों की सूची पे इस बात की चर्चा होती है। तो हमने मुद्दे अच्छे दे दिए, प्रत्याशी अच्छे दे दिए, अब जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की है। तो इसलिए ये कड़वा सवाल है और इसका कड़वा सच ये है कि इन लोगों को हम ही लोग चुन के भेजते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक मैं तो इसको अपने लिए यूपी वाला होने के नाते दाग ही मानता हूं कि हमारे बारे में पूरी दुनिया में कहीं चर्चा होती है तो कहा जाता है अरे यूपी वाले तो जाति धर्म के अलावा वोट नहीं दे सकते। क्यों भाई? क्यों हम शिक्षा पे वोट नहीं दे सकते? स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, तरक्की पे, रोजगार पे, किसानी पे वोट क्यों नहीं दे सकते? तो ये जो हमारी आलोचना है इसको मिटाने के लिए सबको सामूहिक पहल करनी पड़ेगी। धन्यवाद।